93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ। सिद्धू को उसकी लेट लतीफी की आदत ने आज फिर से एक बार करीब करीब ट्रेन छुड़वा ही दी थी, मगर भागता हुआ प्लेटफॉर्म को पूरा पार करके आखिरकार सिद्धू ने ट्रेन पकड़ ही ली। आराम से पसीना पहुंचकर खिड़की के पास बैठा हवा से बातें करती ट्रेन से बाहर उल्टी तरफ भागती जमीन को देखते देखते अपने ही ख्यालों में सिद्धू खो गया। कुछ ही देर में सोचा थोड़ा आराम से बैठ जाए, तो अपने सामने की बर्थ पर उसने देखा एक आदमी कुर्ते और धोती में एक लिहाफ ओढ़े हुए बैठा उसे एक टक देखे जा रहा था। सिद्धू को थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। अपनी चप्पलें उतारी और पैर बर्थ पे चढ़ाकर आराम से बैठ गया और वापस खिड़की के बाहर देखने लगा। ट्रेन के चलते चलते कुछ वक्त और बीता और ऐसे ही जब एक चाय वाले की आवाज सिद्धू को सुनाई दी, तो एक चाय बोलने को मुड़ते ही वापस उस आदमी को अपनी ओर टकटकी लगाए देखता हुआ पाया। अब पता नहीं कौन हो क्या हो, सिद्धू ने उस पर ध्यान ना देके अखबार खोला और चेहरे के सामने रखकर पढ़ने लगा। कुछ देर तक अखबार पढ़ के सिद्धू ने पेपर वापस मोड़ा तो देखा कि वो आदमी उसे अभी भी देखे ही जा रहा था। सिद्धू को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन खुद को काबू करते हुए उसने चुपचाप अखबार उठाकर अपनी बर्थ पे रखा और दूसरी ओर मुंह फेर कर सो गया। नींद कुछ खास अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसने एक सपना देखा और सपने में जो देखा वो इतना भयानक था कि खौफ, डर ये लफ्ज शायद कम है उसे समझाने को। उसने अपने सपने में एक गांव देखा जो पूरा जला हुआ ही था, लेकिन जले होने के बावजूद चारों ओर हर एक चीज पे हर तरफ बस आग ही आग थी। आग का भी किसी पानी के समंदर जितना शोर हो सकता है, ये अपने सपने में भी नहीं सोचा था कभी सिद्धू ने। लेकिन आज उसने सपने में देख भी लिया। सिद्धू उस जगह से बच के भागने की कोशिश में लगा था जब एक लड़की की दर्द से भरी चीखें उसे सुनाई दी और भागता भागता एक चौराहे की जगह पे सिद्धू पहुंचा तो उसे ऐसा लगा जैसे वो चीखें कुछ कह भी रही थी। ध्यान से उस चारों ओर जलती हुई आग की आवाज में सिद्धू ने सुना कि वो लड़की पूरे गांव को जलने मरने की बद्दुआएं दे रही थी। उसकी आवाज में दर्द था, नफरत थी, लेकिन गुस्सा नहीं था। ऐसी ही चीखों से अचानक एक झटके से हांफता हुआ जब सिद्धू उठा तो उसने देखा ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। कोई छोटा सा स्टेशन था। शाम के धीमे धीमे घिरते अंधेरे में वहीं सामने बैठा आदमी अब सिद्धू को ना घूर कर बाहर घूर रहा था। सिद्धू ने अपने माथे का पसीना पोंछा और ध्यान से बाहर देखा तो जिस गांव के स्टेशन पर ट्रेन रुकी हुई थी वो पूरे का पूरा गांव काला था। सारे मकान, दुकान
झोपड़े सब काले रंग के। और एक सबसे अजीब बात, सब कुछ उजाड़, सूखा, बंजर और वीरान था। आदमी तो आदमी, जानवर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे वहां। सिद्धू ने अपनी जिंदगी में ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। अंधेरे में कहीं लाइट की वजह से फोटो नहीं ले पाया तो दोबारा ऐसा कभी देखने को मिले या ना मिले, यह सोचकर उसने तुरंत बैग से कैमरा निकाला और बाहर के मंजर का एक फोटो लिया कि ठीक तभी सामने बैठे उस आदमी ने सिद्धू का हाथ पकड़ के उसे रोकते हुए कहा, यह गलती दोबारा मत करना। यहां की तस्वीर लेना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। कहीं इस चक्कर में आपकी जिंदगी ना बर्बाद हो जाए। सिद्धू काफी देर से उस आदमी से परेशान था, इसलिए उसने चिढ़ते हुए कहा, क्यों ना खींचो तस्वीर भाई साहब, तब से देख रहा हूं मनहूस की तरह खुद मुझे घूर रहे हैं आप और इस जगह को मनहूस कह रहे हैं आप। वो आदमी थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ अपनी करनी पर और उसने कहा, माफ कीजिएगा लेकिन ये गांव सचमुच बहुत मनहूस है। यहां कई साल पहले बहुत दिक्कतें हुई थी और जब दिक्कतें बढ़ने लगी तो एक बड़े पहुंचे हुए सिद्ध बाबा पधारे। उन्होंने बहुत कुछ किया था इस गांव के लिए। थे तो वो भी इंसान ही, और इंसान से ज्यादा मर्द की जात। बस दिल आ गया यहां की बड़ी ही खूबसूरत एक लड़की पर, पारो पर। पारे पूरे गांव के लड़कों की जान थी, लेकिन पारो की मर्जी अगर ना हो तो उसकी ओर देखने वाले का भी कलेजा हाथ से निकाल दे, ऐसी गुस्सेल और दिलेर लड़की थी वो। एक शाम जब वो अपने प्रेमी माधो से छुपकर मिलने गई थी, तब उस बाबा ने दोनों को देख लिया और मौके की ताक किसी शिकारी बिल्ली की तरह घात लगाए बैठा रहा। जैसे ही माधो वहां से चला गया तो बाबा पारो के पीछे पीछे कुछ आगे गए और थोड़ी सुनसान जगह मिलते ही अपने सारे अच्छे कर्मों को अपनी ही वहशीपन की आग में जला डाला। लेकिन पारो, माधो और इस गांव की बदकिस्मती यहां आकर खत्म नहीं हुई, क्योंकि यहीं से शुरू होती है सारी कहानी। उस बहादुर लड़की ने पंचायत के सामने ये सारी बात बताई तो पूरी पंचायत तो एक तरफ थी, लेकिन पूरा गांव भी बाबा के साथ ही हो लिया और पारो को जादूगरनी, डायन, मनहूस और पता नहीं क्या बोल बोलकर बीच चौराहे पर खंभे से बांधकर पत्थरों से मार मार के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर किसी ने एक मशाल से आग लगाई। उसकी चीखें घंटों तक गूंजी थी इन्हीं हवाओं में, लेकिन किसी को रहम नहीं आया उस निर्दोष पर, जिन कलाइयों पर उसने राखी बांधी थी उन्हीं हथेलियों ने जिंदा जला दिया। जिन दिलों में बेटी, भांजी, भतीजी बनके अल्हड़पन से जीती थी, दिलों की एक धड़कन तक कम नहीं हुई उस मासूम की चीखों से। चीखते चीखते जब वो थक गई तो उसके मुंह से निकली एक तुक नफरत और घृण से भरी बददुआ जो पूरे गांव ने सुनी, जिसमें उसने कहा था कि जो आज है और जो कल होंगे, इस गांव से जिसका भी कोई लेना देना होगा वो चलेगा, नफरत से मरेगा और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होगा चारों ओर। इसके बाद सचमुच कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी आंधी तूफान, कभी महामारी लगी ही रही। जब बाबा ने देखा कि गांव वाले
बागी ना हो जाए। तो उन्होंने हर किसी को एक ही सलाह दी कि हर चीज को काले रंग से रंग डालो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ, सब कुछ वैसे ही चलता रहा। और उस हादसे के 10 साल बाद से आज तक पूरा गांव खाली है, कोई नहीं रहता यहां, एक जानवर भी नहीं। सिद्धू ने उस आदमी की पूरी बात सुनी और एक नजर खिड़की के बाहर दौड़ा के देखा, फिर जैसे एक सिहरन सी बदन में दौड़ी तो उसने पलटकर उस आदमी से पूछा, अगर यहां कोई इंसान या जानवर है ही नहीं तो गाड़ी रुकी क्यों है यहां? इस सवाल का जवाब वो आदमी तुरंत तो नहीं दे पाया, लेकिन कुछ ही देर में कुछ रेलवे पुलिस वाले ट्रेन और रेल की पटरियों की चेकिंग करते हुए उधर से निकले तो पता चला कि आगे कोई बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें ट्रेन के करीब 9 डब्बे पटरी से उतर गए हैं और बहुतों को बुरी तरह चोटें भी आई हैं। सुबह से पहले ट्रेन अब यहां से आगे नहीं बढ़ेगी। सिद्धू वैसे ही उस सपने से थोड़ा परेशान सा हो रखा था और ऊपर से उसी गांव में ट्रेन के आकर रुक जाने से उसका मन उचट सा गया था। उसने उस आदमी से पूछा कि क्या कोई रास्ता है यहां से बस वगैरह से निकल जाने का? तो इस पर उस आदमी ने, जिस गांव में कोई जानवर भी नहीं है, यहां तक कि कोई परिंदा भी पर मारने से घबराता है, आपको वहां से निकलने के लिए बस मिलेगी, ये उम्मीद कुछ ज्यादा नहीं लगती आपको? काफी देर तक प्लेटफॉर्म पे ही बैठ के कोई दिख जाए ऐसे इंतजार के बाद आखिरकार सिद्धू वापस ट्रेन में आके लेट गया। कुछ ही देर में सिद्धू को नींद भी आ गई। डर तो था ही कि कहीं कोई और सपना ना आ जाए। सोने के कुछ ही देर बाद एक अजीब सी गुदगुदी सी होने लगी सिद्धू को उसके बालों पर। नींद गहरी से थोड़ी हल्की हुई तो एक झटके से उठकर बैठ गया सिद्धू, क्योंकि सोते वक्त नींद में उसके सर पे कोई बड़े प्यार से हाथ फिराए जा रहा था। सिद्धू उठा और हांफता हुआ चारों ओर देखने लगा, लेकिन कोई नहीं दिखा जो ऐसा कर सकता था। सिद्धू ने खिड़की के बाहर भी देखा। इतना घना अंधेरा उसने पहले कभी नहीं देखा था। कंपार्टमेंट की लाइटें भी बुझी हुई थी और हर तरफ बस खर्राटों की ही आवाजें थी। सिद्धू ने अब अपना सर खिड़की की तरफ ना रख के दूसरी तरफ रख के लेटना ही बेहतर समझा। सन्नाटा और अंधेरा मौत से ज्यादा था वहां। सिद्धू दूसरी तरफ अपना सर रख के लेटा ही था कि कुछ ही देर में दोबारा ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके सर पर अपने हाथ फिरा रहा हो। सिद्धू एक झटके से उठा। नींद उड़ जानी चाहिए थी उसकी, लेकिन अभी भी आंखों में नींद खुली हुई थी। सिद्धू उठकर सीधे बाथरूम की ओर गया और आंखों में पानी के छींटे मारकर वापस आया तो सीट तक पहुंचते ही उसने देखा कि सामने की सीट वाला आदमी जागकर बैठा हुआ था। सिद्धू ने उससे पूछा, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही या घबराहट हो रही है? उस आदमी ने सिद्धू की तरफ पलटकर बड़ी अजीब सी गहरी आवाज में कहा, मैं रात को सोता नहीं, पारों की चीखें मुझे सोने नहीं देती। बस कई सालों से कभी कभी दिन के वक्त थोड़ा सो लेता हूं। सिद्धू के लिए यह सब कुछ किसी
डरावने सपने जैसा था। उसने ट्रेन की खिड़की बंद की और चुपचाप लेट गया, लेकिन फिलहाल उसे नींद नहीं आ रही थी। लेटे लेटे उसकी खिड़की के बाहर हो रही कुछ आवाजों से उसका ध्यान उस तरफ गया। सिद्धू ने कोई ध्यान नहीं दिया और लेटा रहा। कुछ देर तक आवाज हुई और उसके बाद अपने आप बंद हो गई। अंदर उसे काफी घुटन सी हो रही थी, इसलिए सिद्धू उठकर बाहर थोड़ी ताजी हवा खाने निकला तो अचानक अब उसे सन्नाटे में झिंगुरों की आवाज भी सुनाई दे रही थी और खड़े खड़े ही अचानक उसके पास आकर किसी ने उसके पैर पकड़ के उससे दुहाई मांगने लगा, रोने लगा और कहने लगा, मुझे बचा लीजिए बाबूजी, मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता बाबूजी, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लीजिए, आप मुझे बचा सकते हैं बाबूजी, मुझे बचा लीजिए ना। सिद्धू कुछ भी करे, इसके पहले ही वो आदमी उठकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो और उसने बड़े आराम से पूछा, अच्छा वैसे ये गाड़ी यहां कब तक खड़ी रहेगी ऐसे? सिद्धू ने उसे बताया कि सवेरे तक तो गाड़ी रहेगी ही वहां। तो उस आदमी के चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कुराहट आ गई और उसने हंसते हुए कहा, मतलब तुम भी यहां सुबह तक फंसे रहोगे ना? सिद्धू तुरंत वापस ट्रेन में चढ़ने को हुआ तो अचानक वो आदमी बिल्कुल ही पागल हो गया और सिद्धू का गला पकड़ लिया और चिल्लाता हुआ बिल्कुल उसका गला दबाने लगा। सिद्धू किसी तरह खुद को छुड़ाकर ट्रेन में वापस चढ़ा और कंपार्टमेंट का दरवाजा बंद करके अपनी सीट पर आकर बैठ गया। उसके सामने की बर्थ पे बैठा वो आदमी सिद्धू को घूर रहा था और फिर अचानक उस आदमी ने खिड़की खोली और हंसता हुआ बाहर जो आदमी सिद्धू पे चढ़ बैठा था उससे कहा, हाँ वो अंदर ही है, आओ आओ तुम भी आ जाओ यहां। सिद्धू का बस चलता तो उस आदमी को वहीं मार डालता। वो गुस्से में चिल्लाया, जब से ट्रेन में चढ़ा हूं तब से देख रहा हूं, तुम कभी मुझे घूरते रहते हो, कभी मुझे भूतिया कहानी सुना के डराने की कोशिश करते हो। आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? वो आदमी धीमे से हंसा और फिर उसने कहा, वो बाबा जिसके वहशीपन की वजह से ये गांव बर्बाद किया गया था, उस बाबा के वंश को खत्म करने की कसम खाई थी मैंने अपनी पारों के लिए। तेरे खानदान में बस तू ही बचा है अब। सिद्धू के सर पे जोर से कुछ लगा और वो वहीं बेहोश हो गया। आज भी वहां स्टेशन से कभी कभी ट्रेन्स जो निकलती हैं, वहां से कई लोगों ने किसी की चीखें सुनी है, लेकिन कभी किसी को देखा नहीं है। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। 93.5 रेड FM पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ।